एक्सक्यूज मी, दिल्ली की वो फेमस वंश छोले भटूरे वाला रेस्टोरेंट कहाँ है? जी यहाँ से राइट लेकर ही जो कॉर्नर है ना, वहीं पर वो वंश रेस्टोरेंट है। छोले भटूरे, मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ गया। कुछ देर बाद अंजलि अपने पति, बच्ची और सास ससुर के साथ उस छोले भटूरे वाली के रेस्टोरेंट पर पहुंचती है और वहां अपनी बहन बबीता को देखकर गुस्से से भर जाती है। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि दोनों सगी बहनें होकर उनमें इतनी नफरत थी? अंजलि और बबीता दोनों सगी बहनें थीं। दोनों जैसे ही बड़ी हुई, उनके किसान पिता ने उनके हाथ पीले कर दिए। उन दोनों की शादी मिडिल क्लास फैमिली में हुई, लेकिन अंजलि के पति ने तरक्की करके जहां शोहरत कमा ली, तो वहीं अंजलि के पति ने दारू के चक्कर में अपना सब कुछ गंवा दिया और वो छोटी सी झोपड़ी में रहने को मजबूर हो गए। ऐसे ही कुछ समय बीत गया। आप दिन रात इतनी शराब पीते हैं, सारे पैसे इसी में उड़ा देते हैं। कम से कम अपने बच्चे के बारे में तो सोचिए। ये बात सुनकर राजू बबीता को डंडों से मारने लगता है। यही बबीता की जिंदगी थी। वो जैसे तैसे अपने दिन काट रही थी। फिर एक रोज ज्यादा शराब पीने के कारण राजू की मौत हो गई। बबीता मजदूरी करके अपना और अपने बच्चे का पेट पालने लगी, लेकिन जब गांव में भी काम मिलना कम हो गया तो वो शहर में अपनी अमीर बहन अंजलि के घर चली गई। देखो बबीता, जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ। खैर, अब तुम शहर में कुछ काम ढूंढ लो, वैसे भी गांव में तो कुछ रखा नहीं है। बबीता अब उनके साथ उनके घर के एक कमरे में रहने लगी। वो सुबह से शाम तक घर का सारा काम करती, साथ ही बाहर जाकर अपने लिए काम की तलाश भी करती, लेकिन उसे कहीं काम नहीं मिलता। एक रोज बबीता सबके लिए छोले भटूरे बनाती है, जिसे खाकर उसकी अमीर बहन के ससुराल वाले उसकी तारीफ करते नहीं थकते। अंजलि बहू, आज खाने में क्या बनाया है भाई? मुझे जो है बहुत जोरों की भूख लगी है। तभी बबीता छोले भटूरे लेकर आती है। बाबूजी, मैंने आप सबके लिए छोले भटूरे बनाए हैं। अरे वाह, फिर तो मैं सुबह सुबह ही 4-5 भटूरे खा जाऊंगा। ये तो हम दिल्ली वालों की जान है। हाँ। जीजा जी, आप 4-5 तो क्या 8-10 खा लीजिए, मैं खुशी खुशी खिला दूंगी। काश मेरी अंजलि भी अच्छा खाना बना पाती। लेकिन इसे तो सजने संवरने से फुर्सत मिले तब ना। सच में हैं दोनों बहनें, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। फिर सब बबीता के हाथ के छोले भटूरे खाकर बहुत खुश हो जाते हैं और उसकी खूब तारीफ करते हैं। अपनी बहन की तारीफ सुनकर अंजलि जल भुन जाती है। बहुत हुआ, जब से ये आई है सब बस इसी की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। अब मुझे कुछ भी करके इसे घर से निकालना ही होगा, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरा पति इसका दीवाना हो जाए। वैसे भी सुना है मर्द के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है। बबीता के आने से घर में सभी खुश थे, क्योंकि अब उन सबको अच्छा अच्छा खाना खाने को जो मिल रहा था। लेकिन इन सब से अंजलि को बड़ा गुस्सा आता। लेकिन एक रोज तो हद ही हो गई। अंजलि ने जलन के मारे बबीता के बनाए हुए खाने में जहर डाल दिया और फिर, बबीता, रिया स्कूल से आ गई है, तुमने उसके लिए ओट्स बना दिए? हाँ दीदी, मैं बस वंश को सुलाकर आती हूँ, फिर रिया को खाना डालकर देती हूँ। यही सही मौका है, खिड़की खोल देती हूँ, बिल्ली आ जाएगी। अंजलि जल्दी से जाकर खिड़की खोल देती है। फिर जैसे ही बबीता रिया को ओट्स देती है तो बिल्ली उसकी थाली पर झपट्टा मार देती है, जिसे खाते ही बिल्ली की वहीं पर मौत हो जाती है। बबीता, ये सब क्या है? इसका मतलब तुमने मेरी बेटी के खाने में जहर मिलाया था ताकि मेरी बेटी मर जाए और फिर सब तेरे मुन्ना को ही प्यार करें। तुम तो सचमुच बड़ी ही खतरनाक हो। तुम जलती हो ना मेरे पैसों से कि मैं इतनी अमीर हूँ, इतनी ऐश से जी रही हूँ, और एक तुम्हारी जिंदगी है बिल्कुल नौकरों जैसी। अब मैं तुम्हें इस घर में नहीं रहने दूंगी, निकल जा मेरे घर से। अंजलि घर वालों को ये यकीन दिला देती है कि बबीता ने जानबूझकर ऐसा किया है। फिर सबने उसे उसके बच्चे के साथ घर से निकाल दिया। शहर में कोई ठिकाना न होने के कारण वो एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर फ्लाईओवर के नीचे रहने लगती है। उसके पास ना तो कोई काम था और ना ही रहने के लिए कोई छत। अब क्या करूं? वंश के साथ यूं दर दर भटकना भी तो ठीक नहीं है। मुझे अपना कोई काम करना होगा जिससे मैं अपना और मुन्ना का पेट पाल सकूं। तभी उसकी नजर एक बेकार पड़े पुराने ठेले पर जाती है। छोले भटूरे। हाँ, इस ठेले पर मैं अगर छोले भटूरे बनाकर बेचूं तो मैं कुछ पैसे तो कमा ही लूंगी। वैसे भी यहाँ आसपास कोई छोले भटूरे की दुकान भी नजर नहीं आ रही। बबीता अपने कान की बालियां बेचकर छोले भटूरे बनाने का जरूरी सामान ले आती है और फिर अगले दिन से बस स्टॉप के पास ठेले पर छोले भटूरे बनाकर बेचने लगती है। अरे चलना राधा, उसके छोले भटूरे खाते हैं। देखना कितने फूले फूले। हाँ चल, अब तो वो देखकर मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है। दोनों उसके छोले भटूरे खाते हैं, जो कि उन्हें बड़े ही टेस्टी लगते हैं। अब उसके पास काफी लोगों की भीड़ लगना शुरू हो जाती है।
अब उसकी अच्छी कमाई होने लगती है। अब वो किराए का कमरा लेकर उसमें अपने मुन्ना के साथ रहने लगती है। ऐसे ही समय बीतता है। साल भर में ही उसके हाथ के भटूरे पूरी दिल्ली में फेमस हो जाते हैं। अब वो खुद की दुकान खोल लेती है और उसमें कुछ स्टाफ को रख लेती है। एक रोज अंजलि की बेटी रिया भी दिल्ली के वो फेमस छोले भटूरे खाने की जिद करती है। अंजलि अपनी बेटी और घर वालों के साथ उस रेस्टोरेंट की ओर जाती है। आज साल भर बाद दोनों का आमना सामना होता है। दीदी आप सब यहाँ आओ ना, बैठो। तू गरीब यहाँ क्या कर रही है? तेरी तो औकात भी नहीं है इतने महंगे भटूरे खाने की। ओह अच्छा, अब समझी, तू यहाँ बर्तन धोने का काम करती होगी। रेनू, एक लग्जरी टेबल पर छोले भटूरे लस्सी के साथ मक्खन मारकर इन सबको सर्व करो। और हाँ, इस टेबल का बिल नहीं बनेगा। जी मैडम। मैडम? हाँ, ये रेस्टोरेंट बबीता मैडम का है, जो इन्होंने अपने बेटे के नाम पर रखा है। यही वो दिल्ली की फेमस छोले भटूरे वाली है। ये सुनते ही अंजलि को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और वो हाथ जोड़कर बबीता से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो बहन, उस दिन मैंने उस खाने में जहर मिलाया था क्योंकि सब तुम्हारी तारीफ करते थे, इसलिए मैं तुमसे जलने लगी थी। तुम इतना गिर सकती हो, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। दीदी आप माफी मत मांगिए, और अगर आप मुझे उस दिन नहीं निकालती तो आज मैं अपने पैरों पर खड़ी कैसे हो पाती और सारी दिल्ली में फेमस कैसे हो पाती। दोनों बहनें सब कुछ भुलाकर एक दूसरे को गले लगा लेती हैं। मेघना श्यामलाल और सुजाता की इकलौती औलाद थी, इसलिए वो लाडली भी थी। उसके पिता श्यामलाल किताबों की दुकान चलाते थे। मेघना भी अपनी पढ़ाई पूरी करके अब अपने पिता के साथ ही दुकान पर बैठती थी। मेघना बेटी, ला तेरे बालों में तेल लगा दूं? कितने दिन हुए तूने सिर की मालिश भी नहीं करवाई। लंबे बाल रखने का शौक है पर तेल भी तो लगाया कर। माँ, तुम हो ना मेरे बालों की देख रेख करने वाली, तो मुझे क्यों चिंता होने लगी? अच्छा, ससुराल चली जाएगी तो खुद से ही अपने सारे काम करने होंगे तुझे। क्या माँ, मैं तो वहाँ भी तुम्हें ही ले जाऊंगी। अगले दिन मेघना के पिता दुकान की किताबें और स्टेशनरी खरीदने बड़े बाजार चले जाते हैं। मेघना दुकान पर बैठी होती है। जी, मुझे एक फाइल मिलेगी, बड़ी ऑफिस फाइल। जी, ये 60 रुपए और ये 80 रुपए वाली है। ये 80 रुपए वाली दे दीजिए। ये इस तरह से पेपर नहीं लग पाएंगे, रुकिए मैं आपको पेपर पंचिंग मशीन देती हूँ। थैंक यू वेरी मच, वरना कोई इतनी मदद नहीं करता। वैसे मेरा नाम राजीव है, क्या आपका नाम जान सकता हूँ? जी, मेरा नाम मेघना है। धीरे धीरे मेघना और राजीव दोस्त बन गए और अक्सर एक दूसरे को वक्त देने लगे। और फिर एक दिन, मेघना, विल यू मैरी मी? हाँ राजीव, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। राजीव और मेघना अपने परिवारों में बात करते हैं और दोनों की शादी हो जाती है। मेघना अपने ससुराल आती है। राजीव के परिवार में राजीव के अलावा उसके माता पिता और छोटे भाई बहन थे। रिचा, अपनी भाभी को कमरे में ले जा। जी क्या? मैं अभी और इसी वक्त आता हूँ। अच्छा रुकिए, मैं आता हूँ। राजीव, अभी इस वक्त कहाँ निकल रहे हो? बेटा, आज तो तुम्हारी शादी हुई है और बहू को यूं अकेले छोड़कर जाना जरूरी है क्या? माँ, ऑफिस में कुछ वर्कर्स दंगे पर उतर आए हैं, तो मेरे बॉस ने मुझे अर्जेंट बुलाया है। अब नौकरी में तो ऐसा ही होता है ना माँ, मुझे जाना होगा। मैं मेघना को समझा दूंगा, वो समझदार है। मेघना, मुझे थोड़ी देर के लिए ऑफिस जाना होगा। वर्कर्स स्ट्राइक करके ऑफिस में अपनी मांगों को लेकर तोड़फोड़ कर रहे हैं। जैसी ही बात सुलझेगी मैं आ जाऊंगा। मुझे भी बुरा लग रहा है ऐसे तुम्हें अकेला छोड़कर जाते हुए। कोई बात नहीं राजीव, पहले काम जरूरी है। मेघना राजीव को जाते हुए देखती है और कहती है, राजीव सुनो, जल्दी आना। राजीव ऑफिस चला जाता है। अरे माँ, राजीव भैया कहाँ गए? राजीव के ऑफिस में कुछ मजदूरों ने दंगा कर दिया है, इसलिए उसे जाना पड़ा। राजीव ऑफिस पहुंचता है, वहाँ पर वर्कर्स दंगा कर रहे होते हैं। अरे मोहन, सुरेश, ये क्या तरीका है मांगे पूरी करवाने का? इसे मारो सबसे पहले तो, ये मालिक का चहेता है, इसे ही मारो मारो मारो। सब वर्कर राजीव पर डंडे बरसाने लगते हैं। राजीव के सिर पर चोट आती है और वो वहीं मर जाता है। सारे वर्कर डर जाते हैं। अरे मालिक की गाड़ी आ गई, भागो भागो। राजीव, ये क्या हुआ? राजीव सर, ये तो मर चुके हैं। हमें ये बुरी खबर राजीव के परिवार को देनी होगी। बॉस राजीव के घर फोन करके राजीव के मरने की खबर देता है। अब ये नहीं हो सकता, मेरा राजीव नहीं। पिता का फोन हाथ से छूट जाता है। वो बड़ी मुश्किल से सबको ये बात बताता है। मेरा राजीव, ये क्या हो गया? हमारी खुशियों को किसकी नजर लग गई?
भैया आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? कुछ देर बाद मोहित रोता हुआ राजीव की लाश को घर ले आता है। मेघना तो बिल्कुल शांत हो चुकी थी, मानो उसकी जिंदगी रुक गई हो। राजीव आप मुझसे वादा करके गए थे कि जल्दी वापस आओगे। आपने वादा तोड़ दिया राजीव, आपने वादा तोड़ दिया। मेघना के माता पिता भी आ जाते हैं। पूरा माहौल सदमे में आ जाता है। राजीव का अंतिम संस्कार हो जाता है। बहन जी, क्या कुछ दिनों के लिए हम मेघना को अपने साथ ले जा सकते हैं? जी ले जाइए, कुछ दिन इसका मन बहल जाएगा। माँ, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं यही राजीव की यादों के सहारे रहूंगी। तभी राजीव की बुआ दादी कुछ औरतों के साथ आ जाती है। आशा, ये क्या हो गया? राजीव कितनी छोटी उम्र में चला गया। अब रीति रिवाज के मुताबिक मेघना बहू को राजीव की विधवा बनकर रहना होगा। पर बुआ दादी, मुझे ये सब कुछ नहीं पता, तभी तो इन विधवाओं को लाई हूँ। ये मेघना को सब कुछ समझा देंगी। माँ, ये सब करना क्या जरूरी है? माँ, भाभी के साथ ये सब क्या हो रहा है? ये आजकल के बच्चे हमें बताएंगे रीति रिवाज। चलो तुम लोग मेघना को सफेद साड़ी पहना लाओ, फिर इसके सिर के बाल उतरवाने हैं। माँ, ये बहुत ज्यादा हो रहा है। भैया के जाने की इतनी बड़ी सजा, इसमें इनकी क्या गलती है? आशा जी, मेरी बच्ची के बाल मत उतरवाइए, मेरी बच्ची ये सहन नहीं कर पाएगी। सब लोग चुपचाप मेघना के साथ होते अन्याय को देख रहे थे। मेघना को सफेद साड़ी पहनाकर चौकी पर बिठा दिया जाता है। नाई मेघना के बाल उतारने के लिए उस तरह निकालता है। बुआ दादी, क्या ये सब जरूरी है? अभी इसकी उम्र ही क्या है? अब किस्मत ही फूटी हुई है इसकी। विधवा योग था तो अब पूरी जिंदगी विधवा बहू बनकर ही रहना होगा। मेघना रोए जा रही थी। सब लोग उसके साथ ये सब होता देख रहे थे, पर कोई भी उसके लिए कुछ कर नहीं पा रहा था। मेरी बच्ची मेघना, भाभी। मेघना बिल्कुल मायूस हो चुकी थी। उसके आंसू सूख रहे थे। उसकी किस्मत का फैसला भगवान के हाथ में था। तभी मोहित तेजी से मेघना की तरफ जाता है और उसका हाथ पकड़कर घर के मंदिर की तरफ ले जाता है और मंदिर में रखे सिंदूर को मेघना की मांग में भर देता है। सब लोग हैरान रह जाते हैं। ये क्या अनर्थ कर दिया इस लड़के ने? विधवा बहू से शादी कर ली। चलो चलो यहाँ से, कैसे पापियों का घर है। मेघना मोहित को चाटा लगा देती है और कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। आशा, कहीं ना कहीं मोहित ने जो किया है वो ठीक ही तो है। मेघना से शादी करके मोहित ने मेघना की जिंदगी में फिर से रंग भर दिए हैं। अभी उस बेचारी ने देखा ही क्या है। शायद आप ठीक कह रहे हो जी, हम भी तो ये सोच सकते थे, पर पुराने रीति रिवाजों के पल्ले में बंद कर आज एक बहू के साथ अन्याय कर रहे थे। मेघना, मेरी बच्ची, मैं जानती हूँ राजीव की यादें तुम नहीं भुला सकती, पर तुम्हें इस हालत में देखकर राजीव की आत्मा भी दुखी होगी। सब लोग मिलकर मेघना को समझाते हैं और मोहित के फैसले की सराहना करते हैं। मेघना की जिंदगी में फिर से एक बार रंग भर जाते हैं। एक विधवा बहू की शादी करके खुशियां मेघना की जिंदगी में फिर से दस्तक देती हैं।